हेलो दोस्तों, मैं राखी चौहान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने सजेशंस आप कमेंट के थ्रू या फिर कोई डाउट आपका होता है तो कमेंट के थ्रू हमको दीजिए। चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कि भारत का प्रथम नागरिक जिसे बोला जाता है वो है राष्ट्रपति। संघ की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रधान बोला जाता है राष्ट्रपति को। संघ की कार्यपालिका का प्रधान किसे कहा जाता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, तो वो कौन हो गए, राष्ट्रपति। इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे वास्तविक ऐड हो गया तो आंसर चेंज हो जाता है, आंसर है प्रधानमंत्री। जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का अनुमोदन चाहिए होता है कि सारा काम कौन करता है देश के अंदर, प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी मंत्री परिषद की सहायता से सारे काम जो होते हैं वो उनका संचालन किया जाता है। कार्यपालिका के बारे में अगर हम थोड़ा डिस्कस कर लें, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो अभी लेजिस्लेचर होता है वो जो भी विधेयक या फिर विधि कानून बनाता है उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो करती है वो कौन करती है, हमारी कार्यपालिका करती है, एग्जीक्यूटिव करती है। आगे बढ़ते हैं। जो राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 52 में कि हमारे देश का एक कार्यपालिका की कौन होगा, अध्यक्ष होगा करके इस बात का उल्लेख इसमें किया गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं उनके कार्य एवं शक्तियों के संबंध में वर्णन मिलता है अनुच्छेद 53 में। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसको थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान मंडल जो होती है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें वोटिंग में भाग लेते हैं, निर्वाचक मंडल में वो शामिल होते हैं। इसके साथ ही देखिए मैंने बोला निर्वाचित सदस्य जो होते हैं जिनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विधानसभाओं में, उनके द्वारा उनका जो पार्टिसिपेशन होता है वो नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में। इसके साथ ही अब हम जानते हैं कि विधान परिषद जो कि विधान मंडल का उच्च सदन होता है वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फाइंड आउट करो कि कौन सी चीज, कौन सा मंडल है, विधान परिषद, विधान मंडल, लोकसभा, राज्यसभा, कौन क्या करता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान देते हुए उसको समझना है, उसके बाद उसको आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पर होता है। राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इसे एकल संक्रमणी मत प्रणाली भी कहा जाता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से गोपनीय तरीके से होता है, गुप्त तरीके से चुनाव कंडक्ट कराया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इशू क्रिएट हो जाता है, तो उसका जो समाधान होता है उस पे कौन अपना निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जाता है, उस चीज के बारे में बातचीत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की पदावधि, मीन्स की जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने समय तक राष्ट्रपति रहते हैं। तो 5 साल का कार्यकाल होता है और ये कार्यकाल उस दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं, अपने शपथ ग्रहण करते हैं। जिस दिन से वो पद ग्रहण करते हैं उस दिन से लेके 5 साल तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। अगर किसी कारणवश उस दौरान जो नए राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन नहीं हो पाता है तो इसलिए इसकी वजह से होता ये है कि जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल थोड़ा बढ़ जाता है। वो तब तक, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक वो अपने पद पर वैसे ही बने रहते हैं। और यदि कभी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देते हैं तो इस अवधि में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, उनको वैसे ही शपथ दिलाई जाती है और उसके बाद सारी शक्तियां उनको वैसे ही मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है वो क्यों लगाया जाता है। देखिए इसमें होता क्या है कि
सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ये प्रक्रिया जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। इसके साथ ही महाभियोग तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति के द्वारा जो संविधान है उसका अतिक्रमण कर लिया जाता है। मीन्स कि अगर वो तानाशाह बनने की कोशिश कर रहा है, वो चाह रहे हैं कि जो सारा देश है, विश्व की व्यवस्था किसके अकॉर्डिंग चले, जैसे वो चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग चले, वो अतिक्रमण करते हैं, कुछ नियम कानून अपने तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? देखिए, ऐसा कहीं पे भी कोई उपबंध या प्रावधान हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है कि एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो एक व्यक्ति जितने बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते कि वो चुनाव जीतते रहें। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं। अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहले कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए। इसके साथ ही जो लोकसभा सदस्य के लिए अर्हताएं होती है, योग्यताएं होती है, वो सब उनमें होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर उनको आसीन नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर होने से अर्थ है कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर संसद या एमएलए या एमपीज में से किसी भी अगर पद पर वो हैं तो वो लाभ का पद नहीं बोला जाएगा। इसके साथ ही संघ या फिर राज्य सरकार के किसी भी सरकारी पद पर अगर वो आसीन है तो वो क्या बोला जाएगा, लाभ का पद बोला जाएगा। सरकारी नौकरी में अगर वो है तो अगर उम्मीदवार उनको बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वो त्यागपत्र देना पड़ेगा उस जॉब से, उसके बाद जाके वो क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं उस पोस्ट के लिए। अब देखिए, इसके साथ ही उम्र तो हम जान ली कि 35 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन ये कहीं पे नहीं लिखा गया है कि कितनी उम्र तक बन सकते हैं। जो उम्र की सीमा है इसका वर्णन नहीं किया गया है। तो आप अगर 75 साल 80 साल के भी हो जाते हैं तो भी क्या है, राष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति के लिए जो अर्हताएं होती हैं वो हमने पहले वाले क्वेश्चन में जाना। अब अनुमोदक और प्रस्तावक मीन्स कि 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो बोलते हैं कि ये कैंडिडेट होगा, हम जिसको बोलते हैं कि ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, और 50 उसके अनुमोदक भी होने चाहिए जो बोलेंगे कि जी हाँ ये राष्ट्रपति बनेंगे। तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक अगर कोई किसी के पास होते हैं तो ही वो एलिजिबल होता है उम्मीदवार के लिए, किसके, राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसके लिए जो उम्मीदवार अब सेलेक्ट हो गया है उसके द्वारा एक जमानत राशि जमा की जाती है आरबीआई या फिर किसी भी अदर बैंक में जाती है, जो कि 15,000 रुपए होते हैं। ये 15,000 रुपए अगर किसी उम्मीदवार के द्वारा जो कुल वोट है उनका 1/6 भी अगर वो उसको नहीं मिलता है तो वो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, वो जमानत राशि उनको वापस नहीं दी जाती। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगर कभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो उपलब्ध नहीं है, किसी कारणवश वो छुट्टी में है या कोई और काम उनको आ गया है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। इसके साथ ही आप हमको फेसबुक पे भी फॉलो करें और वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।